नमस्कार, स्वदेश आर देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत पांडे। सबसे पहले बात पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की। अपने 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर पीएम मोदी आज देर रात वॉशिंगटन पहुंचेंगे। फ्लाइट लाइन सेरेमनी के साथ उनका वेलकम होगा। एंड्रयूज एयरबेस पर उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा। उनका ये पहला अमेरिका का एक राजकीय जिसे दौरा कहें वो है। हालांकि इससे पहले वो 6 बार अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं। पहली बार राजकीय मेहमान के तौर पर बुलाने के मायने भारत समेत पूरी दुनिया के लिए खास हैं। चीन ने भारत को अमेरिका के खेल में शामिल न होने की सलाह दी है, जबकि भारत 2-2 कह चुका है कि वो किसी देश का पूरक नहीं है। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है। पहली बार ऐसा होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। अमेरिकी दौरे में अपने कार्यक्रमों के बारे में ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि वो न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इनमें यूएन हेडक्वार्टर पर योग दिवस, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के साथ बहुत कुछ इसमें शामिल है। I'm going to avoid getting into specifics, but there are 5 broad areas which will be clearly covered. One, of course, is defense and strategic cooperation, which will be adequately reflected. Second is healthcare partnership and different aspects of that. We have just gone through the COVID, and we can see that there is much more collaboration on affordable healthcare and affordable vaccines, medicines, etc. Third will be technology, and that is correlated with digital, startup, innovation, all interlinked. Fourth will be environment, energy, renewables. And finally, knowledge and education partnership. और पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को कूटनीतिक एक्सपर्ट्स भी काफी खास मान रहे हैं। चीन के बढ़ते दबदबे, नए ग्लोबल हालात में पीएम का यह दौरा भारत अमेरिका संबंधों को एक नई दिशा देगा। डिफेंस के सेक्टर में अमेरिका बेहद चाहता है। आप जानते हैं कि हम अभी तक एग्रीमेंट्स तो साइन किया है और उम्मीद है कि इस जो एंटिसिपेशन है उनका आउटकम होगा, सफलता होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि तैयारियां बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सावधानी से किया गया है और ये तैयारियां कई सालों से हो रही हैं। ये पहली बार है जो हमारे प्रधानमंत्री का स्टेट विजिट होगा और आप सोचें तो 75 सालों में शायद ये तीसरे प्रधानमंत्री हैं जिनका स्टेट विजिट हुआ है। और वहीं राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं के अलावा पीएम मोदी के इस दौरे का सांस्कृतिक महत्व भी है। अमेरिका से आ रही तस्वीरें पीएम मोदी के दौरे को लेकर लोगों की गर्मजोशी को बयां करती हैं। न्यूयॉर्क में मौजूद हमारे सहयोगी सुशांत सिन्हा ने इसी सिलसिले में लोगों से बातचीत की। तो मैं आपको इस सुपरमार्केट के अंदर लिए चलता हूं। यहाँ वैसे आपको एक चीज का फर्क ये दिखेगा, भारत में भी सुपरमार्केट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन कई शहरों में अभी उतना नहीं है। तो यहाँ सब चीज आपको एक छत के नीचे मिल जाती है, लेकिन यहाँ आप जो बार्गेनिंग करते हैं भारत में ठेले वाले से, भैया से, कि थोड़ा धनिया डाल दो, थोड़ा मिर्च डाल दो, ये सब नहीं होगा। तो आप लोग ये अमेरिका में ये मिस करते हैं कि एकदम फ्री में नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बोलने से भी नहीं मिलता। इंडिया वाला मिस तो करते होंगे ना, अरे थोड़ा धनिया डालो, थोड़ा मिर्च। कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। पिनौती बोलती थी ना, वो भी नहीं मिलता है। पिनौती, दूध के ऊपर एक पिनौती मिलता था ना बचपन में, वो भी नहीं मिलता। सब और यहाँ गोलगप्पा खाने पे वो एक्स्ट्रा गोलगप्पा भी नहीं देते। नहीं, एक्स्ट्रा गोलगप्पा बिल्कुल नहीं देते हैं। क्या आप लोग अमेरिका में बेकार जीवन बर्बाद कर, जब एक्स्ट्रा गोलगप्पा नहीं मिल रहा तो क्या मिल रहा है? एक्स्ट्रा सूखी पापड़ी कभी कभी दे देते हैं जो थोड़ी टूटी फूटी हुई सी होती है, लेकिन एक्स्ट्रा गोलगप्पा तो नहीं मिलता। गोलगप्पा भी नहीं मिलता है, धनिया मिर्ची भी नहीं मिलता है, तो सबके लिए पैसा देना। तो एक बार पहले मैं गोपाल से कहूंगा, एक बार जरा ये सुपरमार्केट दिखा दीजिए। बहुत ही बड़ा और भव्य सुपरमार्केट है और यहाँ से शुरू करते। देखिए, सबसे पहले ये जो हमें चीज दिख रही है, ये गोभी दिख रही है, जो बड़ी हिष्ट पुष्ट गोभी है। गोभी नहीं, इसको गोभा कह सकते हैं आप।
और हमारे यहाँ ये यमुना के किनारे जो है वो इंजेक्शन लगा लगा के इतनी बड़ी की जाती है। यहाँ नेचुरली हो रही है या यहाँ भी इंजेक्शन लगा है? लेकिन ये गोभी जो है या गोबा जो है ये पहले कितने की मिलती थी, अभी कितने की है? यहाँ जरा दिखाइए। अभी यहाँ लिखा है 2 गोभी $5 की है। मतलब 2 गोभी अगर आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे करीब 400-450 रुपए की आएगी 2 गोभी। लेकिन मैं रुपए में इसलिए कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ कमाते भी डॉलर में हैं, तो डॉलर में खर्च करें तो उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन पहले 1 गोभी या 2 गोभी कितने की आती थी और अब कितने की आ रही है? एक गोभी पहले 149 से 199 तक आती थी, वेरी करता था। और अभी एक गोभी यहाँ पे 299 का लिखा हुआ है। अगर आप एक खरीदेंगे, 2 खरीदेंगे तो मतलब आप कह रही हैं कि जो एक गोभी $1.5 की आती थी वो ऑलमोस्ट डबल हो गई, अब $3 की हो गई है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए। और मुझे लगता है भारत में जो गोभी है वो हालांकि वो ठंड के सीजन में ज्यादा आती है, लेकिन मेरे ख्याल से सस्ती हुई है, महंगी तो नहीं हुई है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये देखिए आम भी दिख रहा है यहाँ पे। ये आम का डब्बा है और ये चुन्नू मुन्नू से प्यारे से लाल से आम दिख रहे हैं। अपने यहाँ जैसे बड़े और खूबसूरत आम तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक डब्बा $12 के आसपास का है। ये पहले कितने का आता था? करीब $8-9 का आता था। इससे भी महंगा इंडिया से जो आम आते हैं, अभी हमने कुछ $30 का एक बॉक्स खरीदा था। $30 का एक बॉक्स खरीदा था, जो इंडियन मैंगोज थे, जो कि हम उसके आदी हैं। तो $30 का एक डब्बा आम, जिसमें कि करीब 6 या 10 आम है। हाँ, तो लगातार आप देख रहे हैं वो रिएक्शन जो इस वक्त नज़र आ रहा है। जो भी वहाँ पर भारतीय मूल के लोग हैं वो अपनी बातें बता रहे हैं। और पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर वहाँ रह रहे प्रवासी भारतीयों के साथ साथ भारतीय अमेरिकी मूल के लोगों में काफ़ी जोश नज़र आ रहा है। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, न्यू जर्सी, वर्जीनिया, इन तमाम शहरों में पीएम मोदी के दौरे को लेकर जोश हाई है। स्वागत के लिए कई गायक और कलाकार रंग बिरंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। We are trying to make this beautiful garland with the tricolor theme to welcome our India's Prime Minister, Mr. Narendra Modi. And we also want to make this garland so big and so unique. जैसे वेद हमारा सभी धर्मों का एक मूल है। वेदों खिलो धर्मा, सभी धर्मों का मूल वेद है और ये वेद मंदिर है। न्यू जर्सी का पहला मंदिर है। हमारे गुरुदेव स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज जब यहाँ आए तो वेद लेकर आए और वेद की स्थापना की और वो अमेरिका के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में वेदों की स्थापना की। इतनी खुशी हो रही है पूरी कम्युनिटी को, हर एक बंदा अपने देश के प्रधानमंत्री को बुलाया गया है, इतना आदर सत्कार उनको बुलाया है बाइडेन साहब ने। तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि 2 डेमोक्रेसीज मिलेगी। और जब इतना बड़ा 2 देश जो इतने महान है वो मिलेंगे तो अच्छा ही होने वाला है। तो हम पूरे अमेरिका में जैसे ये इतनी खुशी छाई हुई है हर एक भारतीय के दिलों में। The state visit is absolutely amazing simply because, you know, one of the world's oldest democracies, that is America, is having this diplomatic relationship with India, which is the world's largest democracy. So it's a matter of pride for all of us simply because both countries can learn a lot from each other. In fact, America can learn so much from India in terms of our spirituality, in terms of mental wellness, in terms of wellness in general. And, we've got such an ancient culture that America can benefit so much from learning from us. चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑनलाइन कंपनी गेम्स क्राफ्ट पर आए कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश पर वित्त मंत्रालय जीएसटी काउंसिल की राय लेगा। ईटी नासोदेश को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज के अगेंस्ट जो शोकॉज नोटिस इशू किए गए हैं उस मसले पर चर्चा हो सकती है। और ये चर्चा दरअसल कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले के कॉन्टेक्स्ट में की जाएगी, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग कंपनी जो गेम्स क्राफ्ट है उसके खिलाफ जो 21,000 करोड़ रुपए का शोकॉज नोटिस इशू किया गया था। कर्नाटका हाई कोर्ट ने कंपनी के फेवर में फैसला दिया है। 21,000 करोड़ रुपए की जो ये देनदारी है उसको क्वैश कर दिया है, उसको रद्द कर दिया है। लिहाजा उस कॉन्टेक्स्ट में ये चर्चा होगी, जीएसटी काउंसिल का व्यू लिया जाएगा।
जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है इस मसले पर उस पर आगे बढ़ने से पहले। सूत्र हमें बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय का हालांकि मानना है कि कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेगी, लेकिन उसके पहले जीएसटी काउंसिल का व्यू जो है वो ज़रूर लिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जो शोकॉज नोटिस था जिसमें 21,000 करोड़ रुपए की देनदारी की मांग की गई थी डीजीजीआई के जरिए, डीजीजीआई यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, जिसने ये कहा था कि करीब 21,000 करोड़ रुपए की देनदारी बनेगी कंपनी के ऊपर, क्योंकि नेचर ऑफ गेम्स के हिसाब से जीएसटी पे नहीं किए गए हैं। गेम ऑफ चांस जो है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व था। कंपनी जो है वो ऑनलाइन बेटिंग को भी बढ़ावा दे रही है, और इन सबको कंसीडर करते हुए 21,000 करोड़ रुपए की का जो शोकॉज नोटिस है वो जारी किया गया था। लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट का जो फैसला है वो कंपनी के फेवर में आया, लिहाजा अब इस बात की तैयारी की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जाए। उसी से पहले जीएसटी काउंसिल का व्यू लेना ज़रूरी है, और वित्त मंत्रालय जो है इस मसले पर चर्चा चाहती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पक्ष है जिसके हिसाब से जीएसटी काउंसिल का व्यू इसलिए भी लेना ज़रूरी है क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जो जीओएम की रिपोर्ट है वो काउंसिल के सामने पेंडिंग है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, लिहाजा ये क्लैरिटी भी लेना ज़रूरी है कि किस तरीके से इस मसले में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये मसला जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में आ सकता है, उस पर चर्चा हो सकती है। चले बढ़ते हैं आगे। ईवी मेकर्स ने फेम सब्सिडी को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को लेकर खत लिखा है। इसमें करीब 1200 करोड़ की पेंडिंग सब्सिडी से जुड़े मामले को लेकर सुलझाने की अपील की गई है। ज्यादा जानकारी दे रही हमारी सहयोगी समिता करीर। ईवी इंडस्ट्री के प्लेयर्स ने पहले नीति आयोग को अप्रोच किया था, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को भी एक लेटर लिखा था, और उसके बाद अब उन्होंने एक लेटर लिखा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हुए फेम सब्सिडीज से जो रिलेटेड हैं। उन्होंने इस लेटर में लिखा है कि इन्वेस्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड ये सब इस इशू को बहुत क्लोजली, इस स्पेस को बहुत क्लोजली देख रहे हैं। जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्रेडिट देने से मना कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं ईवी इकोसिस्टम में वो काफ़ी चिंतित हैं, और सिचुएशन जो है वो नियर ब्रेकिंग पॉइंट पे है। डीलरशिप्स जो हैं वो बंद होने की कगार पे हैं, सैलरीज दी नहीं जा रही हैं, और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। वेंडर पेमेंट्स जो हैं वो सब डिले हो रही हैं। तो ये इशू क्या है ये ओवरऑल ईवी सब्सिडी का? वेल, ये एक फेम 2 सब्सिडी का इशू है जहाँ पे गवर्नमेंट ने ईवी इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी ऑफर की थी, बट पहले जो 40% सब्सिडी कंपोनेंट था अब वो स्लैश होके 15% हो गया है। दूसरी चीज ये है कि ईवी इकोसिस्टम के कुछ प्लेयर्स ने लोकलाइजेशन नॉर्म्स को फ्लाउट किया था, इसकी वजह से सब्सिडी का रोल बैक हो गया था, और वो एक बहुत बड़ा इशू था ईवी इकोसिस्टम के प्लेयर्स के लिए। और जो तीसरा इशू जो SMEV जो इंडस्ट्री बॉडी ने लिखा है अपने इस लेटर में पीयूष गोयल को, उन्होंने बोला है जो 1200 करोड़ का जो उनका बकाया रहता है, आउटस्टैंडिंग फेम सब्सिडी रहता है, उसको भी सेटल करना चाहिए। तो ओवरऑल ये सारे इश्यूज हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात ये है वो ये कि इंडिया का एक बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट था 30% ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन बाय 2030 पूरे जो ईवी इकोसिस्टम का है, बट क्या वो अब संभव हो पाएगा, इस पे काफ़ी बड़े सवाल है। बट आगे चलते हुए ईवी इकोसिस्टम के जो प्लेयर्स हैं वो गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरह का रेजोल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि उन्हें एक 3000 करोड़ का सब्सिस्टेंस फंड मिले जिसकी वजह से मदद हो ईवी प्लेयर्स को। उन्होंने ये भी बोला है कि इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएं, ग्रांट्स दी जाएं, और 10% जो ग्रीन टैक्स है वो पोल्यूटिंग 2 व्हीलर्स पे डाला जाए, जिसकी वजह से कुछ बैलेंस जो है वो रिस्टोर होगा, ईवी इकोसिस्टम में थोड़ा सा रिलीफ आएगा ईवी प्लेयर्स को। बट कितना जल्दी ये रिलीफ आता है इस पे हमें ध्यान देना होगा, और ये देखने वाली चीज होगी अगले कुछ हफ्तों में। चले बढ़ते हैं आगे। अब ट्रक ड्राइवर्स के लिए यात्रा आरामदेह होने जा रही है। देश में 2025 तक ट्रक चालकों के लिए एसी केबिन अनिवार्य होगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के मुताबिक सभी ट्रकों में एसी केबिन लगाने के जल्द दिशा निर्देश भी जारी होंगे। हमारे देश में ड्राइवर की कमी है। एक ड्राइवर कोई 14 घंटे, कोई 16 घंटे ट्रक चलाता है। अगर हम बाहर के देशों में जाएंगे तो उसका टाइम बस और ट्रक चलाने वालों का टाइम रिस्ट्रिक्ट किया गया है। हमारे ड्राइवर की जो केबिन्स रहती थी
वो जब मैं मंत्री बना तो मुझे लगा कि इतने 43, 44, 47 में डिग्री टेम्परेचर होता है तो ड्राइवर की हालत बहुत खराब होती है। तो मैं एयर कंडीशन केबिन के बारे में बहुत आग्रही था, पर इससे कॉस्ट बढ़ेगी ऐसा कहकर कुछ लोगों ने काफी विरोध किया। पर भी आज मैं यहाँ आने के पहले मैंने वो फाइल पर साइन कर दी है कि इसके बाद ट्रक की जो ड्राइवर की केबिन होगी वो ऐसी होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। हजारों लाखों ट्रक ड्राइवर्स को बेहतर काम करने का माहौल देने के मकसद से और सुविधा देने के मकसद से सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। साल 2025 से जितने भी ट्रक हैं वो अब एयर कंडीशनड होंगे। उनका जो कंपार्टमेंट है या जो ट्रक ड्राइवर का केबिन है वो उसमें एसी लगा होना चाहिए और इसका फैसला सरकार ने किया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसको लेकर के, इस प्रपोजल को लेकर के सहमति जता दी है। बाकायदा जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उन्होंने इसका ऐलान किया है कि उन्होंने इस प्रपोजल पे साइन कर दिए हैं, हस्ताक्षर कर दिए हैं और 2025 से जितने भी ट्रक्स जो सड़क पे उतरेंगे उसमें जो ड्राइवर का कंपार्टमेंट है या जो पूरा केबिन है उसमें एयर कंडीशन होना चाहिए, एसी लगा होना चाहिए। सरकार का मत है कि जितना बेहतर आप ड्राइवर्स को सुविधा या फिर उनको बेटर वर्किंग कंडीशंस देंगे उतना ही लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी इसका फायदा मिलेगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। तो ये जो बड़ा कदम है या जो अपग्रेडेशन ट्रक में होगा, इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि ये अब तकरीबन 20 से 30 हज़ार की एडिशनल कॉस्ट मैन्युफैक्चरर को आएगी। लेकिन सरकार का मत है कि इस अपग्रेडेशन के लिए मैन्युफैक्चरर को पर्याप्त समय भी दिया जा रहा है, तकरीबन 1.5 साल से 2 साल का वक्त भी दिया जा रहा है ताकि वो ये जो एसी कंपार्टमेंट वाला जो उनका अपग्रेडेशन करना है वो तय समय में कर पाएँ। अगर बड़ी तस्वीर देखें तो कई ग्लोबल मैन्युफैक्चरर हैं जैसे वॉल्वो या इस तरीके के जो प्लेयर हैं, उनके तो ट्रक आते हैं जिसमें एसी कंपार्टमेंट होता है ट्रक ड्राइवर के लिए। लेकिन डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए ये एक बड़ा काम होगा कि उनको अपने ट्रक जो केबिन बनाएंगे उसमें एसी वाला कंपार्टमेंट ड्राइवर्स को मुहैया कराना होगा। सरकार का मानना है कि अगर ट्रक ड्राइवर को आप बेहतर माहौल देंगे तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट में, एफिशिएंसी में ज़बरदस्त सुधार लाएगा। चलिए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। बात हीट वेव के कहर की जिसने देश में कई लोगों की जान ले ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस मुद्दे पर आला अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की और इसमें तैयारियों को रिव्यू किया। उन्होंने बताया कि जिन राज्यों में लू चल रही है और लू लगने से लोगों की मौतें हुई हैं, केंद्र सरकार अधिकारियों की वहां एक टीम भेजेगी। राज्य सरकार की मदद के लिए इस टीम में आपदा प्रबंधन, मौसम विभाग और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। एक टीम राज्य सरकार की सहायता के लिए भेजी जाएगी। लू लगने से 3 दिनों के भीतर बिहार और यूपी में 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि वो कल भी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार जैसे पूर्वी राज्यों के आपदा प्रबंधन अधिकारियों और मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। और चलिए अब बात करते हैं मॉनसून की बेरुखी की। मॉनसून की बेरुखी लगातार जारी है। लेट शुरुआत के बाद मॉनसून धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। मॉनसून की अभी तक की क्या स्थिति है, आगे क्या अनुमान है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक। देखिए मॉनसून का सभी को इंतजार है और बारिश नहीं हो रही है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन जो कमेंट्स आ रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से, इसके अलावा स्काईमेट जो कि निजी मौसम एजेंसी है, वो थोड़े से उत्साहजनक जरूर हैं। हालांकि अभी तक की जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर थोड़ी सी चिंताजनक है, क्योंकि पश्चिम तटीय क्षेत्र, दक्षिण प्रायद्वीप, पूर्वी भारत, मध्य भारत, यहाँ पर मानसून का भी इंतजार किया जा रहा है। कई जगहों पर आपको थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, कहीं कहीं बारिश भी हो रही है, लेकिन मानसून का इंतजार है। मानसून में देरी क्यों है? तो बिपरजॉय जो तूफान था उसके असर के चलते थोड़ी सी बाधा आ रही है मानसून की चाल में, और इसके अलावा अल नीनो जिसकी आशंका पहले जाहिर की गई थी उसके चलते भी मानसून में हम देरी देख रहे हैं। लेकिन बारिश में जो कमी है या फिर कितनी ज़्यादा कहीं जो सरप्लस है वो कहाँ पर ज़्यादा हो रही है आपको बता देते हैं। तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में 21% कम बारिश हुई है अभी तक सामान्य से। उत्तर पश्चिम भारत में 37% ज़्यादा हुई है, थोड़ा सा वहाँ पर हमें बारिश ज़्यादा देखने को मिली है। और अगर हम मध्य भारत की बात करें तो 56% और दक्षिण प्रायद्वीप में 61% कम बारिश हुई है। अगर हम इसका सभी का औसत निकालें तो तकरीबन 33% कम बारिश देखने को मिली है। लेकिन मानसून को लेकर जो IMD यानी कि मौसम विभाग का जो अनुमान है वो बहुत ही ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत में मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल लग रही है मौसम विभाग को। इसके अलावा अगले 2 से 3 दिन में ओडिशा में कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच सकता है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार यानी कि जो देश के जो पूर्वी इलाके हैं
जो बंगाल की खाड़ी से जो प्रभावित होते हैं वहां पर मानसून की दस्तक आपको कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में 2 से 3 दिनों में मानसून पहुंच सकता है। तो प्रोग्रेस थोड़ी सी धीमी जरूर है, लेकिन जो बयान आ रहे हैं वो थोड़े से ठीक हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन में आपके पूर्वी हिस्से में मानसून की दस्तक देखने को मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात बाजार की। बाजार ने आज आखिरी कारोबारी घंटे में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी की। निफ्टी दिन के निचले स्तर से करीब 170 अंक सुधरकर 18,816 पर बंद हुआ। बाजार में ऑटो, आईटी, मेटल शेयरों में तेजी रही। एनर्जी, रियल्टी और बैंकिंग शेयर भी आज भागे। बाजार में एक्शन के हाई पॉइंट्स बता रही हैं हमारी सहयोगी मानसी दवे। तो एक छोटा सा ब्रीदर कल का लिया बाजार ने, लेकिन आज सुबह उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में अच्छी खासी रिकवरी, कह सकते हैं शानदार रिकवरी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि 18,800 के पार हम क्लोज हुए हैं। अब देखिए आज सुबह हम 18,700 18,720 के आसपास ही झूल रहे थे और तब लग रहा था कि कल ही की तरह आज का सेशन भी सुस्ती में ही कट जाएगा। लेकिन लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में अगर आप देखेंगे हर सेक्टर, हर पॉकेट में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। निचले स्तरों से निफ्टी में करीब 170 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिली। निफ्टी की कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर बात करें तो 50 में से 35 शेयरों ने परफॉर्म किया। एडवांसेस दिखे, टाटा मोटर्स, एचसीएल टेक्स ने ऑफ द वर्ल्ड ने इस रैली को लीड किया। तो क्लियरली आईटी स्पेस था, ऑटोमोबाइल स्पेस था, ऑटो एंसिलरी थे जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। करीब 3-3.5% की तेजी के साथ टाटा मोटर्स के में ट्रेड्स क्लोज होते हुए दिखे। मिड कैप और स्मॉल कैप अब ये हो गया है ट्रेंड। मिड कैप और स्मॉल कैप में हर दिन हम देखते हैं अच्छा खासा एक्शन, चाहे बाजार की दिशा किसी भी तरफ जा रही हो। निफ्टी बैंक निफ्टी में कमजोरी हो तब भी ब्रॉडर इंडेक्सेस परफॉर्म करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में मजबूती हो तब भी हमने देखा मिड कैप स्मॉल कैप में 7th स्ट्रेट सेशन मिड कैप में अच्छी मजबूती थी। पिरामल एंटरप्राइजेस, श्रीराम फाइनेंस, ये सारे के सारे लीडिंग स्टॉक्स थे मिड कैप कैटेगरी के। स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर था और उसमें फर्टिलाइजर स्टॉक्स ने योगदान दिया। स्टॉक्स लाइक एम्बर एंटरप्राइजेस, इन स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। फर्टिलाइजर सीजनलिटी फैक्टर है जिसके चलते लगातार चल भी रहा है और इसमें फैक्ट के चार्ट्स को बिल्कुल ना भूलें। आज करीब 10% की तेजी इस फर्टिलाइजर स्टॉक ने दिखाई है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझेंगे, निफ्टी आईटी इंडेक्स में हमने देखा 2nd स्ट्रेट डे अच्छा खासा मोमेंटम बिल्ड होता हुआ। हैवी वेट्स और साथ ही मिड कैप प्लेयर्स में अच्छी मजबूती थी, लेकिन एचसीएल टेक, एलएनटी टेक्नोलॉजीज की तेजी जो थी वो काबिले तारीफ रही। निफ्टी मेटल इंडेक्स में भी आधे % तक के मूव्स देखने को मिले। करीब जिंदाल स्टील, एपीएल, अपोलो ट्यूब, ये सारे के सारे स्टॉक्स थे जो कि इस रैली को लीड कर रहे थे। रियल्टी इंडेक्स हमने देखा लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से ये इंडेक्स जो है वो चल नहीं पा रहा। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स को एक बार स्क्रीन पर दिखाएंगे। इस वक्त करीब आधे % तक की तेजी के साथ रियल्टी इंडेक्स में भी मूव देखने को मिले। और इस इंडेक्स में अगर आप देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक, प्रेस्टीज, मैक्रोटेक डेवलपर्स, मिड कैप और स्मॉल कैप में कई सारे स्टॉक्स थे जिस पर नजर होनी चाहिए। लेकिन इंडेक्स वाइज अगर देखेंगे आईटी और मेटल में रियल्टी के मुकाबले ज्यादा एक्शन देखने को मिला। ऑटो एंसिलरी की चाल अच्छी रही। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स टू नेम अ फ्यू अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे थे। और पीएसयू बैंक इंडेक्स में निजी क्षेत्र में कंसर्न जरूर थे, लेकिन पीएसयू बैंक 3rd स्ट्रेट सेशन, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक इस रैली को लीड किया और डिफेंसिव्स के तौर पर और अन्यथा भी कह सकते हैं कि फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक अब चलना शुरू हो चुके हैं। बाजार की दिशा के विपरीत भी चलते हैं और बाजार में कमजोरी है तब तो डिफेंसिव्स के तौर पर चलते ही हैं। हेल्थ केयर स्टॉक्स में भी अच्छी मजबूती देखने को मिली। मैक्स हेल्थ केयर, फाइजर, सन फार्मा, ये सारे के सारे स्टॉक, डॉक्टर लाल पैथ लैब, लेबोरेटरी काउंटर्स, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन। फाइनल क्लोजिंग जब हमने देखी 18,800 के पार निफ्टी ने क्लोज किया। 63,327 के लेवल्स पर अच्छी मजबूती, करीब निचले स्तरों से 300 अंकों की रिकवरी के साथ सेंसेक्स में क्लोजिंग रही और बैंक निफ्टी ने भी अपने आप को अच्छे तरीके से संभाला। तो एक स्टेबल शुरुआत रही, लेकिन उसके बाद शानदार रिकवरी के बल पर बाजार ने काफी अच्छा एक्शन दिखाया। और अब बात विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की। उड़ीसा के पुरी समेत देश के कई राज्यों में रथ यात्रा का आज से आगाज हो चुका है। 9 दिन तक चलने वाली इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश और दुनिया से बड़ी तादाद में भक्त पुरी पहुंचे हुए हैं। परंपरा के मुताबिक शंकराचार्य ने आज पूजा की और पुरी राज परिवार के राजा ने सोने की झाड़ू से रास्ते को साफ किया। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड से रथ यात्रा की तस्वीरें आई। कई गणमान्य लोगों ने आज शंकराचार्य का आशीर्वाद भी लिया। I feel incredibly blessed to be here. Lord Jagannath has his causeless mercy upon me. He's the Lord of the universe, and he was so kind to let me come to his festival this year.
Jai Jagannath! I am so amazed to be here at Jagannath Ratha Yatra. I have come all the way from Mexico City. We are devotees of Lord Krishna. I actually spent a lot of time in India, in Vrindavan, and I am extremely fortunate and blessed to be here to see Lord Jagannath. बहुत खुशी हो रही है। एक्चुअली हम लोग तो कभी सोचे नहीं थे, आज मौका मिला है जगन्नाथ के पास आने के लिए। वो तो जगतरनाथ जगन्नाथ है, सबके लिए सबका दुख हरते हैं। तो हम लोग आए हैं अपना दुख सुख बांटने के लिए। ऐसे जगन्नाथ को पास में, इतना पास में देखेंगे। वो तो जगन्नाथ जी सब कुछ है, और सिर्फ ओडिशा के लिए नहीं, वो जगत का नाथ है, इसीलिए जगन्नाथ है। वो हम हर साल सोचते हैं, इस साल जगन्नाथ जी का डोरी लगा, हम लगाए। और चले इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।